अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का टॉपिक हमारा है काउंसलिंग स्किल्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक अच्छे काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को या प्रोफ़ेशनल परफ़ॉर्मेंस को बेहतर कर सके। सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी कि एक अच्छा काउंसलर और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी रखने वाला हो। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या? कि जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, जो क्लाइंट आपके साथ अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स या पर्सनल चीज़ें शेयर करता है, आपने उसका ख़्याल रखना है। अब ये आपने कैसे क्लाइंट को यकीन दिलाना है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने तक रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। मैं क्या करता हूँ कुछ क्लाइंट के साथ, ठीक है? अगर आपके पास एजुकेटेड क्लाइंट आता है, तो मे बी आपको इतना ज़्यादा उसको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको यकीन दिलाने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा-सा भी इस तरह का क्लाइंट आता है जो समहाउ मतलब शाय हो या हेज़िटेंट हो कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक तो नहीं करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट से कहता हूँ, देखें फ़र्ज़ कर लें ये मेरा क्लिनिक जो है, ये मेरी शॉप है और आप मेरे कस्टमर हो। अगर मैं आपके साथ अपने किसी और कस्टमर की यानी कि क्लाइंट की बातें, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आप आए हो जी फलानी जगह से और मैं कहता हूँ हाँ जी, यहाँ या इस गली से या इस इलाके से तो मेरे पास एक और क्लाइंट भी आती थी और फ़लाँ उसका नाम था और फ़लाँ की बेटी थी और उसकी तो ये चीज़ें थी, ये इश्यूज़ थे। तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में यही आएगा ना कि मैं अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी किसी और के साथ शेयर करूँगा। तो क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे? नहीं। क्या आप मेरे पास दोबारा आओगे? नहीं। क्या आप किसी और को मेरी तरफ रेफ़र करोगे? नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा बिज़नेस है, मेरी दुकान है, ये बंद हो जाएगी क्योंकि लोग नहीं आएँगे, तो क्या होगा? ये ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा चाहूँगा कि मेरी जो बिज़नेस है वो ख़राब हो? नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये बैकबोन है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छा काउंसलर एक अच्छा एक्टिव लिसनर भी हो, कि वो अपने क्लाइंट को एक्टिवली सुने। ये ना हो कि वो कभी इधर इन्वॉल्व हो, कभी उधर इन्वॉल्व हो और क्लाइंट बातें करे और बार-बार ये पूछे, "अच्छा आपने क्या बताया?" इस तरह ना हो। आपने एक्टिवली अपने क्लाइंट को जो है वो सुनना होता है। पेशेंस, एक अच्छे काउंसलर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्लाइंट सम टाइम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सम टाइम जो है ना वो बातों को इधर-उधर करता है, आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं करता, तो आपने पेशेंस रखना है। थ्रू आउट द सेशन आपके अंदर पेशेंस हो। आई कॉन्टैक्ट, आपने क्लाइंट के साथ आई कॉन्टैक्ट रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना कि जिससे क्लाइंट कन्फ्यूज़ और शाई फ़ील करे और टोटली अवॉइड भी नहीं करना। तो क्या करना है, आपने आई कॉन्टैक्ट को मैनेज करना है। अब आई कॉन्टैक्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ठीक है? तो मैं इससे जो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने आई कॉन्टैक्ट को कैसे मैनेज करना है। तो वो है नोट टेकिंग। अब नोट टेकिंग क्या है कि आप एक अच्छा काउंसलर जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, चीज़ों को, इवेंट्स को क्या करे, अपने पास नोट डाउन करे। अब इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपका आई कॉन्टैक्ट मैनेज होगा। कैसे मैनेज होगा? कि जब आप फ़र्ज़ के लिए आप क्लाइंट के साथ आई कॉन्टैक्ट आपने रखा हुआ है, तो अब आप उस आई कॉन्टैक्ट को कैसे जो है ना हटाओगे? तो उसका बेस्ट जो वे है वो क्या है कि आप चीज़ों को नोट डाउन करें। लाइक कोई क्लाइंट बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने कोई चीज़ें सुनी, आपने नीचे अपने पास नोट डाउन कर ली। तो इससे क्या होगा? आपका आई कॉन्टैक्ट मैनेज हो जाएगा। दूसरा क्या फ़ायदा है नोट टेकिंग का, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो रही होती है। तीसरा जो फ़ायदा है वो क्या है? तीसरा फ़ायदा है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, वो ये फ़ील कर रहा होता है कि आप उसको एक्टिवली सुन रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहे हैं। यानी कि आप जो जो वो बातें आपको बता रहा है, आप उसको वैल्यू भी कर रहे हो। तो इस तरह नोट टेकिंग, ठीक है, नोट्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है एम्पैथी। एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। व्हाट इज एम्पैथी? पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, कि आप खुद को दूसरों की जगह पे रख के सोचें, डील करें। क्लाइंट कोई आपको इशू बता रहा है, आपके माइंड में अगर आ रहा है ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मर्द है और मर्दों के साथ तो इस तरह की चीज़ें, तो इट मीन्स कि आप एम्पैथेटिक नहीं हैं। हाँ, अक्सर हम लोग कहते होते हैं ना, यार आप मर्द हो
और मर्द रोते नहीं हैं, मर्द खफा नहीं होते हैं, मर्द बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। तो अब ये क्या है? अब ये इट मीन्स कि हम एम्पैथेटिक नहीं है, कि हम चीज़ों को समझ नहीं रहे होते, फ़ील नहीं कर रहे होते कि यार उस बंदे के ऊपर क्या गुज़र रही है। तो आपने बंदे को और उसके प्रॉब्लम्स को, उसकी फीलिंग्स को क्या करना है? वैल्यू करनी है, उसको समझना है, फ़ील करना है। ठीक है? दिस इज़ एम्पैथी। एक्सेप्टेंस एम्पैथी के साथ ये रिलेट करती है कि अगर आप एम्पैथेटिक होंगे तो क्या होगा? आप क्लाइंट को एक्सेप्टेंस भी दोगे, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसकी बातों को। ठीक है? आपने उसको वैल्यू करनी है, एक्सेप्टेंस देनी है। और ये चीज़ आपने क्लाइंट को भी समझानी है कि अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो क्लाइंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, इवन कि आप कल्चरली अप्रोप्रिएट भी हो। अगर आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट है जो हाईली एजुकेटेड है, तो बेशक आप उनके साथ उसी टोन में या उसी लैंग्वेज में या जो मीडियम है उसमें बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अनएजुकेटेड या लो एजुकेटेड लोग हैं, तो आपने उन्हीं के साथ उस तरह जो है वो चलना है, उस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना है। आपने बड़े-बड़े इंग्लिश के अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करने। ताकि अब क्या होगा, जब आप इस तरह की बातें करेंगे और क्लाइंट जो है उसको इतनी बड़ी समझ नहीं आएगी बातों की, इंग्लिश की, तो वो लाइक इन्फीरियॉरिटी टाइप फ़ील करेगा। तो मे बी ना रेपो बिल्ड हो, या फिर वो कहे यार ये यहाँ पर भी तो मेरी दाल गलने वाले नहीं हैं, मैं तो इनके साथ बात नहीं कर सकूँगा। ये तो मतलब चीज़ें मेरे ऊपर-ऊपर से गुज़रती हैं। तो वो अवॉइडेंस वाली होगा, वो मे बी वो सेशंस को कंटिन्यू ना कर सके। तो आपने एप्रोप्रिएट जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है। आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल फ्री होके बात भी नहीं करनी, कि जिस तरह दोस्त आपस में करते हैं फ्रैंक होकर। आपने बड़ा ही जो है ना मैनेज करके बातें करनी होंगी। लीडिंग टेक्निक्स, एक अच्छा काउंसलर जो है उसके अंदर लीडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। अब ये लीडिंग टेक्निक्स या स्किल्स क्या होती हैं? आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपने ही क्लाइंट को लीड करना है, न कि क्लाइंट आपको लीड करे। कि जिस तरफ क्लाइंट चाहे आपको ले जाए। ठीक है? हालाँकि क्या होता है कि एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हमने क्लाइंट को लीड करना होता है। अब अगर हमने उसके अनकॉन्शियस की तरफ जाना है, या जो प्रॉब्लम कॉज़िंग फैक्टर है उस तरफ जाना है, तो हम ऐसे सवालात करें कि क्लाइंट उस तरफ जाए, ना कि क्लाइंट कोई बीच में कहानी शुरू कर दे और हमें भी साथ उधर लेकर जाएँ। तो आपने जब जब आपको लगे क्लाइंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या इधर-उधर जा रहा है, तो आपने मौका पाकर ही ऐसा क्वेश्चंस कर देना है कि क्लाइंट वापस आए। ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने क्लाइंट को कभी भी रोकना-टोकना नहीं है। ये नहीं करना कि जी क्लाइंट अगर बात करे, नहीं, 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 ये आप ये वाली बात ना करें, ये तो हमारे टॉपिक ही नहीं है। ऐसी बात नहीं करनी। क्लाइंट को बोलने दें। बीच में आपने जब मौका मिले कि हाँ, अब क्लाइंट ने कुछ पॉज़ वग़ैरह ले ली है, तो बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन करें कि क्लाइंट वापस उस पॉइंट की तरफ आ सके। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है समरी फॉर क्लैरिफिकेशन, कि आपने लाइक क्लाइंट ने 4-5 मिनट बात कर ली। आपने क्या करना है, अब उस जो चीज़ें डिस्कस कर रहा है क्लाइंट, उसकी समरी बनाकर जो है ना वो क्लाइंट से पूछ लेनी है एज अ क्वेश्चन, ताकि आपको क्लेरिफाई हो सके कि क्लाइंट क्या बताना चाह रहा है। ठीक है? लाइक क्लाइंट कहता है मुझे स्कूल नहीं पसंद, बस स्कूल अच्छा नहीं होता। तो अब अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट को स्कूल क्यों नहीं पसंद। ठीक है? तो आप कहते हैं अच्छा, आपको स्कूल नहीं पसंद, या क्लाइंट कहते हैं मुझे स्कूल नहीं पसंद, कि स्कूल पढ़ के क्या करूँगा, वहाँ पर लोग बुली भी करते हैं, ये वो। तो आप क्लाइंट से सवाल करेंगे, अच्छा, आपको स्कूल नहीं पसंद इसलिए कि आप मतलब आपसे पढ़ा नहीं जाता, या आपको लोग तंग करते हैं? तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो भी बात होगी क्लाइंट आपको क्लेरिफाई कर देगा कि हाँ, वो लोग मुझे वहाँ पर कुछ क्लास फेलोज़ बुली करते हैं या इस तरह की बात। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको समझ भी आ जाएगी, क्लेरिफाई भी हो जाएगा, और दूसरा जो आपका क्लाइंट है वो भी अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि हाँ, ये जो मेरा थेरेपिस्ट है, ये मेरी बातों को वैल्यू भी कर रहा है और उसको एक्टिवली सुन भी रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आपने जो अपनी कम्युनिकेशन है उसके अंदर नॉन वर्बल साइड भी रखनी है। लेकिन यहाँ पर अपनी कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि आप बातों के अलावा भी अपनी बॉडी से, फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ भी बातें करते हो। ठीक है? मतलब सर का हिलाना, अच्छा, इस तरह का। तो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो बातें कर रही होती है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एप्रोप्रिएट हो। आप क्लाइंट ने कोई बात कर दी इस तरह की, आप एक हैरानगी में जो है आपने आँखें खूब बड़ी-बड़ी करके खोल ली, इस तरह आपने नहीं करना।
दूसरा जो है ना वो मतलब क्लाइंट की बात कर रहा है और आप जो है ना सर हिला रहे हो, इट मीन्स कि रिजेक्शन वाली चीज़, ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। आपने करना क्या है, क्लाइंट बातें कर रहा है तो आपने सर भी हिलाना है थोड़ा-थोड़ा करके, ठीक है? और साथ में इस तरह की भी, ताकि क्लाइंट को ये फ़ील हो कि हाँ, आप उसको सुन रहे हो। यहाँ पर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप में से कोई फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें करे, ठीक है? तो आप लोगों ने मे बी नोट भी किया हो कि अगर दूसरा बंदा आगे से आपको हाँ, जी, इस तरह की आवाज़ ना करे, तो 1 मिनट 2 बात आप फ़ौरन से कहते हो, "हेलो, हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन रहे हैं?" ठीक है? अब ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जब हमें आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम ये समझ रहे होते हैं या तो कॉल कट गई है, या बंदा सो गया है, या मुझे सुन ही नहीं रहा। ठीक है? तो यहाँ पर भी आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस जो करने हैं एज अ काउंसलर, वो भी क्योंकि हमारे पास तो कोई उस तरह की चीज़ें नहीं होती, दवाइयाँ शवाइयाँ कि हम मतलब वो क्लाइंट को दें और क्लाइंट ठीक हो, तो हम तो बातों के ज़रिए सवालात के ज़रिए क्लाइंट को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होंगे कि आपके क्वेश्चंस ऐसे हों कि जो स्पेसिफिक आंसर जिसके ऊपर ना आए। लाइक मैं क्लाइंट से कहूँ, आप कितने घंटे सोते हो? क्लाइंट कहेगा जी 5 घंटे, बात ख़त्म। फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। ऐसा क्वेश्चन हो कि जिस पे क्लाइंट हाँ ना में जवाब ना दे, और लाइक जो वो बताना चाहे वो इजीली होके बता सके। जैसे कि आप आपकी नींद कैसी है, या अपनी नींद के बारे में बताएँ। अब ये क्या है, अपनी नींद के बारे में बताएँ, इट मीन्स कि अब क्लाइंट जो बोलना चाहता है, वो बताए, ठीक है? अब वो कह सकता है जी हाँ, बस मैं रात को 8 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे जाग जाता हूँ। बीच में मैं बार-बार जागता रहता हूँ, या नींद ही नहीं आती, या डरावने ख्वाब आते हैं। अब वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगा। जजमेंटल आपने नहीं होना। काउंसलर को कभी भी जजमेंटल नहीं होना। आपने क्या करना है, आपने जजमेंटल क्यूज़, आपने जजमेंटल एक्सप्रेशंस, जजमेंटल वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। क्लाइंट ने कहा, वो तो मैंने एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी अम्मी के साथ बदतमीज़ी हुई, मैंने खुदा न खास्ता उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की। हम कहे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया आपने? दिस इज़ जजमेंटल, आपने जजमेंटल नहीं होना। एक बंदा किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है? हम कहेंगे अच्छा रुको, अस्तगफिरुल्लाह, आपने कितने इस्लाम के ख़िलाफ़ कर लिया है, अपने माँ-बाप का ट्रस्ट को तोड़ दिया है। नो, इस तरह के हमने कोई जजमेंटल वर्डिंग यूज़ नहीं करनी। साथ में हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं करनी। क्लाइंट ने कहा कि मैंने इस तरह किया, तो हम कानों को हाथ लगाएँ, इस तरह सर को जो है ना झंझोड़ें। इस तरह के हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं करनी। और साथ में हमने क्लाइंट को कभी भी जो है ना उसके इश्यूज़ के साथ लिंक्ड नहीं करना। लाइक एक बंदा है जो कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो हम क्लाइंट को अलग से देखेंगे और उसकी एक्टिविटीज़ को अलग से देखेंगे। क्लाइंट की थिंकिंग लाइक शिज़ोफ्रेनिक है और उसको डिल्यूजन्स हैं, खुदा न खास्ता, जिस तरह अक्सर होता है कि अल्लाह पाक से रिलेटेड, तो हमने उसको ये नहीं कहना कि ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है, ये तो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। नो, हमने क्लाइंट की थॉट्स, फीलिंग्स, डिल्यूजन्स, बिलीव्स को अलग और क्लाइंट को अलग डील करना है। इमोशनल कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये क्या है कि आपने अपने इमोशनल जो एक आपका एक पार्ट होता है, आपने उसको भी ड्यूरिंग सेशंस अपने क्लाइंट के साथ रिलेट नहीं करना। अब क्या है, काउंसलर इज द एबिलिटी टू इमोशनली कंपार्टमेंटलाइज देमसेल्फ फ्रॉम देयर क्लाइंट्स एंड मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने क्या कहते हैं उससे, कि क्लाइंट की तरफ आपने अपने इमोशंस नहीं लाने। लाइक फ़र्ज़ कर लें फीमेल क्लाइंट है, तो एज अ थेरेपिस्ट आपका उनकी तरफ कोई इस तरह की फीलिंग्स ना आए, तो आपने उसको मतलब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना होगा कि आप क्लाइंट के साथ एज अ प्रोफेशनल जो है वो डील करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म। आपने क्रिटिसाइज भी नहीं करना क्लाइंट को, ठीक है? क्रिटिसिज्म को आपने अवॉइड करना है। रेपो बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग क्या होती है कि आप क्लाइंट के साथ एक स्पेस बना सको, एक लेवल बना सको। ये हम पिछले एक हमारी यूट्यूब चैनल पे दूसरी या तीसरी वीडियो है जिसमें हमने इन डेप्थ रेपो बिल्डिंग के ऊपर बात की हुई है, तो आप लोग वहाँ भी उस वीडियो को जो है वो देख सकते हो। ट्रस्ट वर्दिनेस, आपने अपनी अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, प्रोफेशनल डीलिंग से ये क्लाइंट को ये चीज़ साबित करवानी होती है, बतानी होती है कि आप क्या हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं।
क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। हेल्प द क्लाइंट टू सेट अप द गोल्स। आपने क्लाइंट की हेल्प करनी है ड्यूरिंग सेशंस कि वो अपने लिए गोल सेट कर सके। आपने कभी भी उसको मशवरा नहीं देना कि ये वाला काम कर लो, वो वाला काम कर लो। आपने जस्ट एज अ काउंसलर हेल्प आउट करनी होती है, गाइड करना होता है कि उसने अपना गोल कैसे सेट करना है, उसको कैसे अचीव करना है। फीडबैक आपने थ्रू आउट द सेशंस क्लाइंट से जो है वो फीडबैक लेना होता है प्रीवियस सेशंस का, और इवन कि आप क्लाइंट को फीडबैक देते भी हो। ये हमारे पास भी एक टेक्निक होती है कि हम क्या करें कि हम अपने क्लाइंट को ये बता सकें या बताते हैं कि माशाल्लाह आपके अंदर तो अब चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बताएं, ताकि क्लाइंट के अंदर मोटिवेशन आए कि हाँ यार, मैं अगर सेशंस लेने आ रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई जो पॉजिटिव रिजल्ट है या आउटकम है वो आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक टेक्निक है, ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स के लिए हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है रोल्स, ROLES। अब ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे 5 चीज़ें बनती हैं। अगर हम ड्यूरिंग सेशंस, ठीक है, उन चीज़ों को फॉलो करें तो हम अच्छे से जो है ना वो प्रोफेशनली डील कर सकते हैं। आर फॉर रिलैक्स्ड एंड नेचुरल। ड्यूरिंग सेशन आपने क्या करना है, आपने रिलैक्स्ड और नेचुरल रहना है, ठीक है। आपने हरी में नहीं होना। आपने ये नहीं करना कि जी बार बार मोबाइल को देखें, घड़ी की तरफ देखें, और मतलब हाथों को कभी जोड़ें आगे पीछे हो, ताकि क्लाइंट को लगे कि बस आप जल्दी में हैं या आप बस क्लाइंट ख़त्म करें। नो, आपने बिल्कुल रिलैक्स्ड और नेचुरल रहना है। ओपन पोस्चर्स, आपने अपने पोस्चर्स ओपन रखने हैं। ओपन मीन्स कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्लाइंट की तरफ हो, आपके हाथ खुले हुए हों। आपने इस तरह नहीं किया होगा जो जोड़ के रखे हुए हों, अपने हाथ ओपन रखने हैं, ताकि क्लाइंट को लगे कि आप एक्टिवली उसको सुन रहे हैं और उसी को टाइम दे रहे हैं। लीनिंग फॉरवर्ड, एक्टिवली या आप ओपन पोस्चर के साथ हैं तो आपने साथ में थोड़ा सा जो है ना वो क्लाइंट की तरफ झुकाव भी रखना है। थोड़ा सा जो है ना आगे की तरफ मोड़ना है, मतलब झुकना है थोड़ा सा करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि अगर आप पीछे टेक लगा के बैठे होंगे तो क्या होगा, क्लाइंट ये महसूस करेगा कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, हम जनरली भी क्या करते हैं, अगर कोई हमसे बात कर रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ इस तरह झुकते हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ, ये शो करवाने के लिए नॉन वर्बली कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, अटेंटिवली सुन रहा हूँ। दिस इज लीनिंग फॉरवर्ड। ई फॉर आई कॉन्टैक्ट, आपने अपना आई कॉन्टैक्ट मैनेज करना है। इस वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने अपने आई कॉन्टैक्ट को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे मैनेज करना है। और एस फॉर सिटिंग स्क्वेयरली, कि आपने क्लाइंट को स्क्वायर में बिठाना है। अब यहाँ पर बात होती है या हो सकती है कि हम कोई इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आप स्क्वायर में ही बिठाओगे, यानी कि स्क्वायर मींस के अपने राइट साइड पे जो है ना वो बिठा दो। आप क्लाइंट को अपने बिल्कुल फ्रंट पे भी बिठा सकते हो, बीच में टेबल का गैप हो। काउच की साइड पे काउच के ऊपर भी बिठा सकते हो, लिटा भी सकते हो, जो कल्चरली या जेंडर वाइज अप्रोप्रिएट है। तो अब स्क्वायर में भी बिठा सकते हो और फ्रंट में भी जो है वो बिठा सकते हो, जिस तरह आप और आपका क्लाइंट जो है, स्पेसिफिकली क्लाइंट जो है वो रिलैक्स फील कर सके। तो अगर हम ये सब चीज़ें अपने प्रोफेशनल जो है ना लाइफ के अंदर लेकर आएँ तो हम एक अच्छे काउंसलर जो है वो बन सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की इस लेक्चर के अंदर। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।